हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम कुमार और आज हम आप लोगों को बाजरे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। बाजरा, पर्ल मिलेट। बाजरा का बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम पेनिसेटम टाइफोइडस। एग्ज़ाम में ये भी कई बार पूछ चुका है और आप MCQ जब सॉल्व करेंगे, किसी का मॉक टेस्ट देंगे आप कहीं पे किसी बुक में, तो वहाँ पे ज़रूर मिलेगा पेनिसेटम टाइफोइडस। बाजरा का साइंटिफिक नेम पूछता और ये अक्सर बाजरा, ज्वार, रागी, इन 3-4 का ना कॉम्बिनेशन बना के देता है कौन किस में से सही है, और अरेंज करने को देता है फिर से, या तो फिर मैच करने को देगा कि 4 साइंटिफिक नेम दे देगा और 4 क्रॉप का नाम देगा, उसमें से आपको मैच करना रहेगा कि कौन सा सही होगा, और नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे देगा। फिर इसमें क्रोमोजोम नंबर, बाजरा का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 14, 2n बराबर 14। बाजरा का फैमिली पोएसी ग्रेमनी। ये फैमिली नहीं पूछता उतना, लेकिन साइंटिफिक नेम सबसे ज़्यादा पूछता है। ओरिजिन प्लेस अफ्रीका, बाजरा का ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है और इंडिया भी माना जाता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया माना जाता है। इनफ्लोरेसेंस, इसके पुष्पक्रम को पैनिकल के नाम से जानते हैं, स्पाइकलेट के नाम से जानते हैं, हेड के नाम से भी जानते हैं, ईयर के नाम से भी जानते हैं। इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है? बाजरा में पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके टेस्ट वेट कितने होते हैं? 5 से 7 ग्राम। 1000 दाने का हम लेते हैं भार, तो वह 5 से 7 ग्राम ही होता है बस। और फिर इसका यूज क्या क्या है? आप बाजरे को अगर लगा रहे हैं क्रॉप अपने खेत में, तो उसका यूज क्या क्या कर पाएंगे? वह दाना यूज कर पाएंगे, ग्रेन यूज कर पाएंगे, और फोडर, गाय भैंस बकरी को खिलाने के लिए आप चारा भी यूज कर सकते हैं। इसके ग्रेन, जिसके दाने होते हैं, उसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। हाँ, ये एग्जाम में कई बार पूछा है और मॉक टेस्ट में भी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे बोस मिलेगा। फ्लावर, इसके फ्लावर ना प्रोटोगाइनी होते हैं। प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल पहले मैच्योर होता है और मेल बाद में मैच्योर होता है, जिसे प्रोटोगाइनी कंडीशन कहा जाता है। ये भी इसमें पूछता है प्रोटोगाइनी किस में किस क्रॉप में पाया जाता है, या प्रोटोगाइनी 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा इसमें से प्रोटोगाइनी किस क्रॉप का है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा। इम्पॉर्टेंस, इसका यूज क्या क्या है, इसका महत्व क्या है बाजरा को? तो बाजरा मेजर कोर्स ग्रेन क्रॉप्स, पुअर मैंस फूड, वाइडली ग्रोन अफ्रीका एंड एशिया। ये मेजर कोर्स ग्रेन क्रॉप्स है। कोर्स मतलब मोटे दाने वाले यह क्रॉप हैं, और पुअर मैंस फूड के नाम से भी इसे जानते हैं, वाइडली ग्रोन करते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुअर मैंस फूड के नाम से किसे जानते हैं? तो बाजरा को जानते हैं। इन एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, वेल ग्रोन अंडर एडवर्स कंडीशन ऑफ वेदर। इस बाजरे को हम एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी तरीके से एडवर्स कंडीशन, जब मौसम हमारे पास ख़राब रहता है, सही अनुकूल मौसम नहीं रह पाता है, तो उसमें पानी की कमी रहता है, तब भी हम इस कंडीशन में हम बाजरा को ग्रो कर लेते हैं और अच्छा हमारे पास मिल जाता है दाने और चारे, और फसल के अच्छे कंपैरिजन में देखें तो। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितना पाया जाता है? प्रोटीन इसमें 11.6% भी कहीं लिखा रहता है, 11.7% भी लिखा रहता है। रेंज में आता है 11 से 12%। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें 11 से 12% दिया रहता है। इतना पॉइंट में लगभग कम ही देता है, नहीं तो 11 से 12% ही प्रोटीन पूछता है बाजरा का। कार्बोहाइड्रेट कितना आता है? कार्बोहाइड्रेट 65 से 67% आता है, 65 ही ज़्यादा पूछता है अभी तक। फैट की मात्रा, बाजरा में फैट 5% है। मिनरल्स 2.7%। मिनरल्स कितना होता है? 2.7%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, यही तीनों पोस्ट पूछता है।
मिनरल्स ज़्यादा नहीं पूछता। हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है इस क्रॉप में। इस क्रॉप में और क्रॉप के कंपैरिजन में इसमें मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसे हम अधिकतर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते उगाते हैं। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा? एकदम गर्म मौसम, जिसमें साल भर गर्म ही मौसम रहे, ठंडा मौसम नहीं। जैसे कि राजस्थान में आप भी जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। वहाँ पे हम अलोन अकाउंट फॉर 50% एरिया एंड 38% ऑफ प्रोडक्शन। जो भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसका 50% एरिया राजस्थान के पास है अकेले। और उसमें से जितना भी प्रोडक्शन हो, जितना एरिया है इंडिया के पास बाजरा ग्रो किया जाता है जितने एरिया में, उसमें से 50% एरिया राजस्थान के पास है। और जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसमें से 38% प्रोडक्शन केवल राजस्थान में होता है। यानी राजस्थान बहुत ही अग्रणी राज्य है बाजरा के लिए। बाजरा के लिए उतना पानी भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम उसे एडवर्स कंडीशन में राजस्थान में भी ग्रो कर लेते हैं। राजस्थान में आप भी जानते हैं कि पानी की बहुत कमी रहती है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट कैसे चाहिए इसके लिए, बाजरे के लिए क्लाइमेट कैसे चाहिए? मौसम। पर्ल मिलट इज अ रैपिड ग्रोइंग वार्म वेदर क्रॉप। पर्ल मिलट क्या? बाजरा या रैपिड ग्रोइंग, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला या गर्मी सीजन का फसल है। एनुअल रेनफॉल, जो वार्षिक वर्षा होती है, एक साल में कितनी इस क्रॉप के लाइफ साइकिल के लिए कितना बारिश की पानी की आवश्यकता होती है? 400 से 700 mm, 750 mm, 400 से 750 mm अगर बारिश मिल जाता है, यानी 40 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक अगर बारिश का पानी मिल जा रहा है, तभी यह क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो कर लेगा। रजिस्टेंस टू ड्राउट कंडीशन, यह सूखे के प्रति भी बहुत ज़्यादा सहनशील है। कैन नॉट टोलरेंट वाटर लॉगिंग कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है इस क्रॉप में तो यह उसे सहन नहीं कर पाएगा, फसल खराब हो जाएगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर पूछने वाला बात है तो एरिया पूछता है। एरिया इन प्रोडक्शन किसका सबसे ज़्यादा है? वह यूपी का राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया इन प्रोडक्शन में है। फिर उसके बाद से और ही कोई राज्य है, सबसे पहले अग्रणी राज्य राजस्थान है। दूसरा इसमें से पूछने वाली बात, यह किस सीजन का क्रॉप है? वार्म वेदर क्रॉप है। वार्म वेदर क्रॉप है यह, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, ये भी पूछने वाली ज़्यादा बात है। 400 से 700 mm, इससे बारिश कितना चाहिए? 400 से 700 mm। यह ड्राट रेजिस्टेंस कंडीशन वाली यह क्रॉप है। ड्राट कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे तरह से ग्रो किया जाता है, तो ड्राट कंडीशन वाली यह क्रॉप है। वाटर लॉगिंग को टोलरेंट नहीं कर पाती, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कितना चाहिए क्रॉप के ग्रोथ के लिए? वह 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। क्रॉप ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। सॉइल, इसके लिए भूमि कैसा चाहिए, मिट्टी कैसा चाहिए? तो वेल ड्रेन सैंडी लोम। अब इसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि राजस्थान में मिट्टी कैसी होती है, सैंडी होती है। और सैंडी मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक रुकता भी नहीं, वो तुरंत ड्रेन करके नीचे चला जाता है, और इसे पानी भी तो कम चाहिए, तो इसलिए इसे हम सैंडी लोम सॉइल में देते हैं, बुआई करते हैं। सैंडी लोम सॉइल में इसे बुआई करते हैं। अगर बारिश ज़्यादा हुआ, पानी ज़्यादा लग गया, तो तुरंत ड्रेन करके, लीच करके पानी चला जाएगा। सेंसिटिव टू एसिडिक सॉइल एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एसिडिक सॉइल के प्रति ज़्यादा ही सेंसिटिव है। इस एसिडिक कंडीशन में जल्दी ख़राब हो जाता है, और वाटर लॉगिंग जब होता है तब भी यह फसल जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग और एसिडिक कंडीशन, इसे दोनों नहीं चाहिए इस क्रॉप के लिए। वैरायटी की बात कर लें, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी वैरायटी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट HB1।
यह वैरायटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। HB1 फर्स्ट हाइब्रिड 1965। यह HB1 जो वैरायटी है फर्स्ट, यह सबसे पहले 1965 में हाइब्रिड तैयार किया गया था। HB1 हाइब्रिड वैरायटी है, 1965 में तैयार किया गया था पहली बार। फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल हाइब्रिड, यह पहला साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल हाइब्रिड द्वारा इस HB1 को तैयार किया गया है, जो कि लुधियाना पंजाब में यह तैयार किया गया है। यह बीज HB1 टिफ्ट 23A, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिफ्ट 23A मेल स्टेराइल गुड़े बाइल 3B का क्रॉस करके टिफ्ट 23A बनाया गया था, जिससे HB1 सीड तैयार हुआ। टिफ्ट 23A वाज द फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन ऑफ पर्ल मिलेट। बाजरा का पहला मेल स्टेराइल लाइन कौन सी है? तो टिफ्ट 23A है। HB4, 5, PHB 10, 14, BJ 104, MBH 110, पूसा मोती, ये सारे वैरायटी है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट HB1 है। फिर से HB1 और 23A और ये फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन ऑफ पर्ल मिलेट कौन सा है? टिफ्ट 23A। और इसमें इंपॉर्टेंट वैरायटी पूसा मोती, पूसा मोती ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पूसा नेपियर वन, पूसा नेपियर वन ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वाज कैरिड आउट इन 1947 बिटवीन पेनिसेटम पर्प्यूरियम एंड पेनिसेटम ग्लूकम। जो पूसा नेपियर वैरायटी है, यह पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 1947 में पेनिसेटम पर्प्यूरियम और पेनिसेटम ग्लूकम के क्रॉस से बनाया गया था। तो यही सीधा एग्जाम में पूछेगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कौन सी वैरायटी रिलीज किया गया था? वह है पूसा नेपियर 1। और पेनिसेटम पर्प्यूरियम और पेनिसेटम ग्लूकम के क्रॉस से कौन सी वैरायटी तैयार किया गया था? पूसा नेपियर 1। या पूसा नेपियर 1 का क्रॉस ही पूछ देगा, किसका किसका क्रॉस बना है? तो पेनिसेटम पर्प्यूरियम गुड़े पेनिसेटम ग्लूकम के क्रॉस से पूसा नेपियर 1 वैरायटी बनाया गया है। कंपोजिट वैरायटी कौन सी है? कंपोजिट वैरायटी बाजरा की MBH 149, WCC 75, CMB 155, यह कंपोजिट वैरायटी है बाजरा की। सोइंग और स्पेसिंग की थोड़ा बात कर लेते हैं। सीड एंड सोइंग की, सीड और सोइंग कैसे करना चाहिए? पर्ल मिलेट रिक्वायर अ फाइन सीड बेड फ्री फ्रॉम क्लॉड। एस द सीड आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। देखिए, जो बाजरा है ना, बाजरा के लिए फाइन सीड बेड चाहिए। फाइन सीड बेड, महीन सीड बेड तैयार होना चाहिए। फ्री फ्रॉम क्लॉड, जो कि इसमें ढेले मुक्त होने चाहिए, ढेले नहीं होने चाहिए। खेत में काफ़ी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए जिसमें ढेले ना हो। एस सीड आर द वेरी स्मॉल, क्योंकि इसका सीड जो होता है ना, वो बहुत ही छोटे साइज का होता है और ढेले के बीच में पड़ा रहेगा तो वैसे पड़ा ही रह जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भुरभुरी मिट्टी रहेगी, फाइन सीड बेड रहेगा, तो उसमें से मिट्टी के संपर्क में आकर और सीड अच्छे तरीके से जम जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। 4 to 5 kg सीड पर हेक्टेयर इज सफिशियंट टू इंश्योर गुड स्टैंड। एक अच्छा क्रॉप लेने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए बाजरा की हमें 4 से 5 किलो बीज पर हेक्टेयर की दर से हमें बुआई करना चाहिए, जो कि पूरा भरपूर रहता है, सफिशियंट रहता है। अब सबसे ज़्यादा पूछने वाली अगर बात है सीड एंड सोइंग में या इस क्रॉप में, तो ये 4 to 5 kg सीड रेट पूछता है। 4 to 5 kg सीड रेट, आप इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। 4 to 5 kg सीड रेट। और वहीं ज्वार में 12 kg 13 kg सीड रेट लगता है, और इसमें 4 से 5 kg लगता है। इन दोनों का सीड रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कन्फ्यूजन हो जाता है कि बाजरा में कितना, सोरगम में कितना सीड रेट लगता है। तो आप अच्छी तरीके से इसे याद कर लीजिए। बाजरे में 4 से 5 kg सीड रेट पर हेक्टेयर लगता है। प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, प्लांट पॉपुलेशन कितने होने चाहिए 1 हेक्टेयर में, तो 1,75,000। बाजरे में 1,75,000 पौधे होने चाहिए। 1,75,000 से 2 लाख पौधे होने चाहिए 1 हेक्टेयर में, जो कि ऑप्टिमम रहता है, जो कि उपयुक्त है, अच्छी है। 1 हेक्टेयर खेत में अगर 1,75,000 से 2 लाख प्लांट है तो एक अच्छा फसल मानते हैं, एक अच्छा खेती हम मानते हैं। स्पेसिंग कितना रखते हैं, दूरी से दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितना रखते हैं, 45 गुणे 10 से 12 सेंटीमीटर। 45 गुणे 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं, यह सबसे अच्छा रहता है स्पेसिंग। एंड डीप द सीड 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो सोइंग टाइम इज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट इज जुलाई। तो इसमें कह रहा है कि स्पेसिंग 45 गुणे 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बुआई करते हैं। अगर लाइन से लाइन बो रहे हैं तो 45 गुणे 10 से 12 सेंटीमीटर पे हम बुआई कर सकते हैं, और 2 से 3 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर तक हम सीड को डालते हैं। इससे ज़्यादा डालेंगे तो हमारा सीड जर्मिनेट नहीं करेगा अच्छा तरीके से। उसके बाद से हम और इसे जून से जुलाई के महीने में बुआई करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग, अब आप सोच रहे होंगे कि बाजरे में कहाँ ट्रांसप्लांटिंग होता है। बाजरे में ट्रांसप्लांटिंग नहीं होता है, केवल ट्रांसप्लांटिंग राइस में होता है। नहीं, बाजरे में भी ट्रांसप्लांटिंग आप कर सकते हैं। इन केस सोइंग इज डिलेज, अगर हम बुआई देर से कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग हैज़ बीन फाउंड टू गिव हायर यील्ड एस कंपेयर टू डायरेक्ट सोइंग। अगर हमारी, मान लेते हैं हमारी अभी खेत में थोड़ा सा नमी ज़्यादा है और खेत हम जुताई नहीं कर पा रहे हैं और समय निकल रहा है। मान लीजिए कि बारिश हो गया और खेत को जुताई करके हमें बोना था, अब बारिश हो गया, खेत गीला है, अब हम नहीं बुआई कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि एक जगह कहीं किनारे एक साइड में सीड को हम जर्मिनेट कर लेते हैं, नर्सरी तैयार करेंगे। जैसे धान का नर्सरी तैयार करते हैं वैसे हम इसका भी नर्सरी तैयार करते हैं एक साइड में कहीं किनारे। फिर उसके बाद से खेत जब सूखा हो जाता है तो फिर उसे हम जुताई करके, तब तक खेत को जुताई करके और फिर हम लेव लगा सकते हैं। अब जब ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, खेत में पानी लगा रहेगा तो उस पर हम सीड ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो हमारा सीड गल सकता है, सीड खराब हो सकता है। तो इसलिए हम कहीं एक साइड में नर्सरी तैयार करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ी चाहते हैं। इन केस सोइंग इज डिलेड, अगर हम देर से बुआई कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग हैज़ बीन फाउंड टू गिव हायर यील्ड एज कंपेयर टू डायरेक्ट सोइंग। अगर हमारी बुआई देर से हो रही है, अगर हम देर से बुआई कर पा रहे हैं, खेत हमारा खाली नहीं है, तो हम क्या ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमें जितना डायरेक्ट सोइंग करके, सीड सोइंग करके हमें प्रोडक्शन मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा या उतना यील्ड हमें ट्रांसप्लांटिंग करके भी मिल जाएगा। अगर हमारा खेत नहीं खाली हो पा रहा है तो हम सीड कहीं साइड में प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जैसे राइस का तैयार करते हैं। फिर उसके बाद से जैसे हमारा खेत अच्छे से तैयार हो गया और सीड भी तैयार हो गया, तो हम फिर से जैसे धान का पडलिंग करते हैं वैसे हम इसका पडलिंग करके हम उसमें सोइंग कर देते हैं अबाउट, तो उससे भी हमें उतना ही प्रोडक्शन मिलता है। अबाउट 2 kg सीड ऑफ पर्ल मिलेट, तब हम इस तरीके से अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो हमें 2 kg सीड की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सीड रेट अगर पूछेगा तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए सोरगम का 2 kg बताना है। इज सोन इन 500 to 600 मीटर स्क्वायर, अगर हम 2 kg सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो 500 से 600 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है। इन नर्सरी में 500 से 600 मीटर स्क्वायर की एरिया की आवश्यकता है 2 kg सीड के लिए।
टू गेट सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर अगर बुआई करना है तो 500 से 600 मीटर एरिया में हम स्क्वायर एरिया में मीटर के 2 kg सीड डाल के पर्याप्त 1 हेक्टेयर खेत को हम रोपाई कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइजर की बात करें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की, तो बाजरे में 100 से 120 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 40 kg पोटेशियम की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर खेत के लिए हमें। इरिगेशन सिंचाई, इट इज मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, यह बहुत ही ज़्यादा सूखा सहनशील फसल है बाजरा। एमोंग द सीरियल्स, सभी सीरियल्स और मिलेट में सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने वाला फसल है तो बाजरा है। वाटर रिक्वायरमेंट 250 से 350 mm, वाटर जो रिक्वायरमेंट है 250 से 350 mm रहेगा तब भी हो जाएगा, और हम इतना कम से कम रहेगा तब भी हो जाएगा, लेकिन 400 से 750 mm भी हम बताए हैं तो वो अच्छी क्रॉप ग्रोइंग करने के लिए, लेकिन यह कम से कम 250 से 350 mm रहेगा तभी हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि कितना हमें चाहिए इरिगेशन, तो हमें 400 से 750 ही बताना है। देयर इज हार्डली एनी नीड फॉर इरिगेशन, यह हार्डली क्रॉप है, ये भी बात आप याद रखिएगा कि यह हार्डली क्रॉप मतलब सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील को हम हार्डली के नाम से भी जानते हैं। इसे कोई अगर इरिगेशन की आवश्यकता है, अगर इसे हार्डली क्रॉप तो है लेकिन इसे कोई इरिगेशन की आवश्यकता आता है तो हम इरिगेशन करते हैं कब, इरिगेट द क्रॉप को हम इरिगेट करते हैं। इफ़ देयर आर नो रेंस, कोई बारिश नहीं हो रहा है तब हमें सिंचाई करने की आवश्यकता हो रही है। एट द टाइम ऑफ ईयर हेड इमरजेंस बिकॉज इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर मॉइस्चर स्ट्रेस, अगर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर स्ट्रेस करना पड़ रहा है, अगर आपको बारिश नहीं हो रहा है तो हमें ईयर हेड इमरजेंस जब आता है, ईयर निकलता है, तो उस समय हमें पानी देने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर बाजरा का क्रिटिकल स्टेज पूछेगा, CRI स्टेज कौन सा स्टेज है, तो आपको बताना होगा ईयर हेड इमरजेंस या CRI स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है पानी देने की। यील्ड, उत्पादन की बात करते हैं तो इरिगेटेड हाइब्रिड, अगर जहाँ पे सिंचाई हो जा रहा है और वहाँ पे हाइब्रिड सीड लगा हुआ है तो 3 से 3.5 टन पर हेक्टेयर हमें सीड प्राप्त होता है, दाना प्राप्त होता है। अगर इरिगेटेड एरिया है और हम कंपोजिट सीड बोए हैं, कंपोजिट तरीके से बोए गए हैं कंपोजिट सीड, तो 2 से 2.5 टन पर हेक्टेयर हमें प्राप्त होगा सीड। और ड्राई स्ट्रा कितना प्राप्त हो जाता है, सूखा भूसा कितना प्राप्त हो जाता है, 10 टन पर हेक्टेयर। 3 से 3.5 टन हमें दाना प्राप्त होगा। अगर हाइब्रिड लगाएंगे तो कंपोजिट लगाएंगे तो 2 से 2.5 टन हमें दाना प्राप्त होगा, और भूसा में 10 टन प्राप्त होता है। अनइरिगेटेड एरिया जहाँ पे हम पानी नहीं चला पा रहे हैं वहाँ पर अगर हम सोइंग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 टन हमें दाना मिलेगा, और ड्राई स्ट्रा भूसा में 7 से 7.5 टन 1 हेक्टेयर में मिल जाएगा। अब डिजीज़ की बात करते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़, इस क्रॉप का सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है डाउनी मिल्डू ग्रीन ईयर डिजीज़। डाउनी मिल्डू ग्रीन ईयर डिजीज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। इसका सबसे ज़्यादा यही नाम पूछता है कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज़ सबसे पहले यही पूछता है कि ग्रीन ईयर डिजीज़ किस क्रॉप का है, ग्रीन ईयर डिजीज़ किस क्रॉप का है, तो सबसे पहले ऑप्शन में तो देगा ज्वार को, जो कि गलत है, और बाजरा दोनों देगा, और इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ग्रीन ईयर डिजीज़ तो हमें बाजरा को ही मारना होगा। और इसका साइंटिफिक नेम दूसरा पूछता है
स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ईयर चेंज इनटू ग्रीन लीफ या लीफी होल टाइप स्ट्रक्चर। जो हमारे पास ग्रीन ईयर डिजीज में या डाउनी मिल्ड्यू में जो हमारे पास ईयर होता है ना, वो ग्रीन लीफ या ग्रीन लीफी में चेंज हो जाता है, पत्तियों में बदल जाता है। इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे? रोगिंग ऑफ डिजीजेज प्लांट। रोगिंग क्या होता है? अगर डिजीजेज कोई प्लांट है, अगर हम खेती किए हैं बाजरा का और उसमें कोई डिजीजेज प्लांट हो गया, प्लांट कोई हमारे पास अफेक्टेड है किसी बीमारी के कारण या इस बीमारी के कारण, तो हम उसे उखाड़ के नष्ट कर देंगे, ज़मीन में दबा देंगे या उसे हम जला देंगे। इसे हम रोगिंग ऑफ सीड प्लांट कहते हैं। सीड ट्रीटमेंट, बीज का शोधन करते हैं। एप्रॉन SD 6 ग्राम पर केजी सीड बिफोर सोइंग। अगर हमें 1 केजी सीड को सीड ट्रीटमेंट करना है तो हम 6 ग्राम एप्रॉन को लेकर उसमें मिक्स कर देते हैं तो हमारा सीड ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हमें 4 से 5 केजी सीड चाहिए, यानी 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 6 चौका 24, 24 ग्राम हमें चाहिए दवा एप्रॉन 1 हेक्टेयर खेत को ट्रीट करने के लिए। स्प्रे मैनकोजेब की भी स्प्रे कर सकते हैं 2 kg पर हेक्टेयर 21 दिन के बाद, बुआई करने के कई दिन के बाद। डेज DS का फुल फॉर्म होता है डेज आफ्टर सोइंग। तो 2 kg हम मैनकोजेब लेकर स्प्रे कर देते हैं 1 हेक्टेयर फील्ड में, तब भी हम ग्रीन ईयर डिजीज से और डाउनी मिल्ड्यू से हम अपने क्रॉप को बचा सकते हैं। या रेजिस्टेंट वैरायटी भी ग्रो कर सकते हैं HB3। HB3 इस बीमारी का ग्रीन ईयर डिजीज का रेजिस्टेंट वैरायटी है HB3। दूसरी वैरायटी है, दूसरी डिजीज है अर्गट। बाजरा की दूसरी बीमारी है अर्गट। इसका साइंटिफिक नेम है क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। यह आप नाम याद रख लीजिएगा इसका। यह फंगल डिजीज है। यह जो अर्गट है ना, यह फंगल डिजीज है। क्रीम टू पिंक म्यूसिलेजिनस में होता है कफ। क्रीम टू पिंक म्यूसिलेजिनस ड्रॉपलेट्स ऑफ हनी ड्यू। जो इस क्रॉप में हनी ड्यू जो ड्रॉपलेट होता है ना, वो क्रीम टू पिंक म्यूसिलेजिनस कफ के समान बन जाता है ड्रॉपलेट्स, जिसे हम हनी ड्यू के नाम से जानते हैं। यह क्रीम कलर का कफ के समान बन जाता है जो हमारा सीड होता है। उस तरीके से हनी ड्यू आउट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स ऑन पर मिनट पेनिकिन within 10 to 50 days. The droplet dry and harden and dark brown to black sclerotia develop in place of seed on the panicle. आप कुछ मत याद करिए, बस याद करिए कि अर्गट डिजीज क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा होता है। यह फंगल डिजीज है और यह इस बीमारी में जो हमारे दाने होते हैं ना, वो कफ के समान बन जाते हैं। और कफ के समान जब बन जाता है तो हमारा सीड जो होता है हार्ड हो जाता है, खूब हार्ड हो जाता है और डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का हो जाता है। बस आप इतना याद रखिए। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अवॉइड लेट प्लांटिंग, हमें देर से बुआई नहीं करना है, इससे पहले बचना है। अवॉइड लेट प्लांटिंग। फ्लोटिंग ऑफ सीड इन 20% साल्ट सोल्यूशन। 20% साल्ट सोल्यूशन लेते हैं और उसमें जो भी सीड हमें बुआई करना है उस 20% साल्ट सोल्यूशन में डाल देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो सीड फ्लोटिंग करने लगता है, ऊपर तैरने लगता है, वह सीड हमारे किसी काम का नहीं रहता है, उसे हमें फेंक देना चाहिए। और जो नीचे बैठा हुआ सीड रहता है उसी सीड को हमें बुआई करना चाहिए, जो कि हमारे क्रॉप के लिए, जो हमारे जर्मिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कैप्टान या थीरम से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से सीड दवा लेते हैं और उसे हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कैप्टान या थीरम से भी सीड ट्रीटमेंट करके अर्गट डिजीज से हम बचाव कर सकते हैं।
एट द टाइम ऑफ ईयर इमरजेंसी टू स्प्रे ऑफ मैनकोजेब एट द रेट 2 kg पर हेक्टेयर 2 kg पर हेक्टेयर एट 3 to 3 days इंटरवल। जब हमें इस डिजीज को बचाना रहता है तो हम क्या करते हैं, ईयर इमरजेंसी जब ईयर निकलता है तो 2 बार स्प्रे करना चाहिए मैनकोजेब का 2 kg पर हेक्टेयर के रेट से हमें 3-3 दिन के अंतराल पर मैनकोजेब को स्प्रे करते हैं जब ईयर इमरजेंसी होता है, तब भी हम इस क्रॉप को बचा सकते हैं। स्मट डिजीज इसका साइंटिफिक नेम है टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी। टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्टेड कर्नल्स बिकम ग्रीन एंड लार्जर इन द बिगनिंग बट लेटर टर्न टू ब्लैक सोरी। इंपॉर्टेंट है ये, जो इसमें कर्नल होता है, जो दाने होते हैं ग्रीन से लार्जर इन द बिगनिंग बट लेटर टर्न टू ब्लैक। सब शुरू में ग्रीन कलर का रहता है और फिर अंतिम में यह ब्लैक कलर का हो जाता है। इस कुछ इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इसका साइंटिफिक नेम बस याद करिएगा स्मट का। रिमूव स्मॉटेड ईयर स्प्रे बीटा वैक्स 0.25% फंगल एंड सॉइल डिजीज। और एक बात यह इंपॉर्टेंट है, फंगल या सॉइल बॉर्न डिजीज है यह। स्मट फंगल एंड सॉइल बॉर्न डिजीज है, साइंटिफिक नेम टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरी है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अगर आपने इतना पढ़ा या थोड़ा अच्छे से भी नहीं पढ़ा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीट। फाउंडेशन सीट के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना चाहिए, 1000 मीटर। और सर्टिफाइड सीट के लिए कितना चाहिए आइसोलेशन डिस्टेंस, 200 मीटर। द हाइएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स एमोंग द सीरियल्स फाउंड इन बाजरा। जो सभी हमारे पास सीरियल्स है, सबसे ज़्यादा मिनरल किस में पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है। इन पर्ल मिलेट द रूट कमिंग आउट फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड नोड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड आर कॉल्ड प्रोप एंड ब्रेस रूट। तो पर्ल मिलेट में जो हमारा रूट होता है वह निकलता है सेकेंड एंड थर्ड नोड से। जो सेकेंड एंड थर्ड नोड है वहाँ से हमारे रूट निकलते हैं, जो हमें प्रोवाइड सपोर्ट, जो हमारे क्रॉप को खड़ा रहने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे हवा चलने पर क्रॉप गिरता नहीं है, जिसे हम प्रोप एंड ब्रेस रूट के नाम से हम जानते हैं। प्रोप एंड ब्रेस रूट के नाम से जानते हैं। AICRP ऑन स्मॉल मिलेट्स इज लोकेटेड एट बेंगलोर, कर्नाटका में। बाजरा का दाना कहलाता है कैरियोप्सिस। मिलेट्स आल्सो नोन एज, मिलेट को हम फेमाइन रिजर्वायर्स के नाम से जानते हैं। मिलेट्स को हम फेमाइन रिजर्वर्स के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सा है, 2023, एग्जाम में पूछ चुका है। CN ग्लूकोसाइड टॉक्सिक प्रेजेंट इन सोरगम। CN ग्लूकोसाइड टॉक्सिक किस में प्रेजेंट होता है, सोरगम में प्रेजेंट होता है और कसावा में भी प्रेजेंट होता है। मीडियम साल्ट टोलरेंट क्रॉप, मीडियम साल्ट टोलरेंट क्रॉप कौन सी है, सोरगम पर्ल मिलेट, ज्वार और बाजरा दोनों। स्पाइक मिलेट इज नोन एज, स्पाइक मिलेट के नाम से कैसे जानते हैं, पर्ल मिलेट यानी बाजरा को। विच क्रॉप रिक्वायर लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट एमोंग ऑल सीरियल्स। जो सभी सीरियल्स है उसमें सबसे ज़्यादा कम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी है, बाजरा की। द कंट्री फर्स्ट डेवलप हाइब्रिड पर्ल मिलेट, वह कौन सी कंट्री है जो पहली बार हाइब्रिड सीड डेवलप किया था बाजरा का, वह है इंडिया। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम मैक्सिमम आउटपुट, हमारे पास ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। हम पर्ल मिलेट आल्सो नोन एज, पर्ल मिलेट किस नाम से जानते हैं, कट टेल ब्लूरिस मिलेट के नाम से भी जानते हैं, कट टेल और ब्लूरिस मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। बाजरा क्रॉप इज सेंसिटिव फॉर, बाजरा क्रॉप सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग एंड एसिडिक सॉइल के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, यह नहीं चाहिए इसे। रेनफॉल एडवर्सली अफेक्ट द बाजरा क्रॉप ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज, जो एडवर्सली इफेक्ट डालता है बाजरा में, कब, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज पर अगर हमें बारिश हो रहा है फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज पर तो ज़्यादा दिक्कत है।
डिजायर्ड मॉइस्चर परसेंटेज एट हार्वेस्ट स्टेज 20%। अगर हमें फसल का कटाई करना है तो उस समय मॉइस्चर कितना होना चाहिए 20%। और डिजायर्ड मॉइस्चर परसेंटेज स्टोरेज टाइम पर 12 से 14% मॉइस्चर होना चाहिए। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ बाजरा मालबिंद्रो पूसा मोती, ये दो इंपॉर्टेंट वैरायटी है बाजरा की। थैंक्स फॉर वाचिंग।